हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के सामने जो नटशेल सीरीज लाई हूँ वो आप लोगों के लिए ना, आपको मैं ये दिखाती हूँ कि क्या मैं लेकर आई हूँ। और ये है आज आपका गोथिक फिक्शन, इंटरटेक्सचुअलिटी, जैबरवॉकी एंड मीटर। ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, मगर उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ कुछ खुशी की खबर जो है वो शेयर करूँगी। और पहले मैं आप लोगों को खुशी की खबर दे, देखो आप लोगों ने इंटरटेक्सचुअलिटी, गोथिक फिक्शन, जैबरवॉकी और मीटर, ये कुछ लिटरेरी टर्म्स है। जैसे नटशेल सीरीज में मेरा चल रहा है कि मैं फटाफट जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। अगर इंटरटेक्सचुअलिटी अभी बीपीएससी के पीजीटी के पेपर में पूछा भी गया था कि ये टर्म किसने जो है वो कॉइन किया है। जैबरवॉकी एक वर्ड है, DSSB में पूछा गया है कि जैबरवॉकी किसने यूज़ करा है। गोथिक फिक्शन के बारे में आपको पता ही है, फ्रैंकेनस्टीन एंड ऑल दैट, कि किस किस जॉनरा में ये आते हैं। और मीटर, पायरिक, डेक्टाइलिक और ऑल सब जो है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और अब मैं आपको ये बताऊं कि देखे भाई, बीपीएससी TRE 4 का बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। 3 तारीख से ये बैच जो है वो लाइव चलेगा। इसमें ये लाइव प्लस वीडियो बैच है। इसमें लिटरेचर, ग्रामर, टेस्ट पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। ग्रामर जो है इसमें ये वाला बैच जो है इसमें जो नोट्स हैं दे आर इन PDF फॉर्म, इसीलिए इस बैच की फ़ीस काफ़ी कम है। ये PDF फॉर्म में इसके नोट्स हैं और इसमें ग्रामर जो है वो आपके उसके ग्रामर के वीडियोस हैं। और आपका लिटरेचर की इसके लाइव क्लासेस जो है वो इसमें चलेंगी। लाइव एंड वीडियो क्लासेस का है बीपीएससी TRE 4। अगर अब इस बार मौका आपको मिल रहा है, अगर आपका पेपर अभी आपने मान लीजिए अभी आपने एस्टेट क्लियर करा है, ये एक बैच आपका जूनियर, TGT और PGT तीनों के लिए है। आपको अलग अलग बैच की जरूरत नहीं है, एक बैच जूनियर, TGT, PGT तीनों के लिए। आपने भी पढ़ा होगा अखबार में 1,60,000 वैकेंसीज आनी है और उसके लिए तो अब अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो बीपीएससी TRE 4 करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए और इस बैच को आप अपने लिए अवेल करिए। अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप इससे, अब क्यों मैं कह रही हूँ गुड अपॉर्चुनिटी अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले थोड़ा ऐड कर लूँ अपना। इसके अलावा हरियाणा का हमारा बैच जो है वो भी लॉन्च हो गया है। दिस इज अ वीडियो बैच। अब मैं हरियाणा से आपको बताना चाहूंगी मैं कह क्या रही हूँ। भाई देखो, हरियाणा वाला बैच है, वीडियो क्लासेस है, स्क्रीनिंग ओनली। ये स्क्रीनिंग का जिस दिन, एक्चुअली हरियाणा का बैच हमने जो लॉन्च किया है ये स्क्रीनिंग का है। जिस हरियाणा में स्क्रीनिंग के बाद इसका होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी मैं कराऊंगी बिल्कुल अलग से, बहुत बढ़िया तैयारी डिस्क्रिप्टिव की कराऊंगी, क्योंकि वो स्क्रीनिंग अभी से आप स्टूडेंट्स को ये नहीं कह सकते आप स्क्रीनिंग के साथ साथ उसका भी जो है जो डिस्क्रिप्टिव का भी ले लीजिए। जब स्क्रीनिंग आप क्लियर कर लेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जाएंगे, उसमें वो बाजी मारेगा जो डिस्क्रिप्टिव में बहुत बढ़िया लिख कर आएगा। एंड आई विल टीच यू हाउ टू राइट फ्लुएंटली, कैसे आप मतलब हाउ टू राइट बिल्कुल एफर्टलेसली कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपको लिखना है, दैट आई विल लेट यू नो। तो ये जो है क्योंकि उसमें प्रेसी आती है, उसमें ऐसे आता है, उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्म में लिखना आता है, तो वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ये जो बैच है लिटरेचर, ग्रामर, नोट्स PDF फॉर्म में है इसमें भी। अब हरियाणा का मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आज हरियाणा TGT का रिजल्ट आया है। हरियाणा TGT का रिजल्ट आया है और सबसे अच्छी बात यह है अब हमने हरियाणा में भी हमारा जो है वो हो गया है। ये मेरी स्टूडेंट है अंजलि, DSSB की स्टूडेंट थी ये मेरी 2021 की, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें इसका नहीं हुआ। और ये लेकिन इसने लगातार तैयारी करती रही। और अब मैं आपको इसके बारे में, ये देखिए कितनी सुंदर सी है ये। और जो है इसमें आपको मैं यहाँ दिखाऊं कि ये फाइनल रिजल्ट में आज इसने मुझे अपना ये रिजल्ट भेजा है। ये जिस पे इसने रेड कलर का मार्क लगा के भेजा है, ये हो गया हरियाणा TGT में इसका हो चुका है, जिसका अभी 1.5 घंटा पहले रिजल्ट आया है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने हरियाणा का कोई जो है प्रॉपर बैच जो है वो नहीं चलाया था तब पिछले साल। ये मेरी स्टूडेंट DSSB की थी। DSSB का सिलेबस अब तो थोड़ा चेंज हो गया है, पहले वही था DSSB का जो हरियाणा का सिलेबस है, जो अब PGT का भी है। इन्होंने हरियाणा में DSSB से पढ़ के हरियाणा निकाला है। हरियाणा TGT DSSB से पढ़ के, अभी तक मेरा हरियाणा का नहीं था, हरियाणा में भी मेरे स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो ये देखिए, ये उसका रिजल्ट है।
और ये मेरे ये देखिए, ये अभी व्हाट्सएप मैसेज जो है वो आया है अंजलि DSSB में लिखा हुआ है, आई हैव अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन HSC एज TGT इंग्लिश। ये मेरा वॉइस मैसेज है, और द रिजल्ट हैज अनाउंस्ड 1.5 hour ago. Your words, notes, everything helped me in clearing it. देख रहे हैं आप, ये जो चीज़ है ना, ये योर वर्ड्स, नोट्स, एवरीथिंग हेल्प मी इन क्लियरिंग इट, हेल्प मी क्लियर इट। ये जो चीज़ है कि DSSB का बैच था, क्योंकि वही सेम चीज़ है DSSB का। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, अब बहुत सारा चीज़ें उसमें मैटर ऐड हो गया है DSSB में, जो मेरा बैच DSSB का चल। मगर मैं एक चीज़ ये कह रही हूँ, और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि ये वाली बात जो थी अभी ये वाली बात जो मुझे बतानी थी, ये थी कि मैंने मेरी स्टूडेंट ने ये मुझे लिखा, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब उसने ये मैसेज करा तो इसके साथ ही ये मैसेज भी करा, I always have in my mind that the day I get selection anywhere, I will surely pay my gratitude to you. बात ये है कि और लोग अपने स्टूडेंट्स के पीछे भागते हैं, फ़ोन कर करके पूछते हैं कि भाई आपका कहीं हुआ हो तो हमारे पास हमको बता दो। ये स्टूडेंट्स अब मेरे पास है। इसको भी शायद उम्मीद नहीं थी कि मैम मुझे 2 साल बाद भी पहचान लेंगी। इसने मुझे पहले बताया कि मैं 2 साल पहले आपके बैच में थी। मैंने कहा आई नो अंजलि कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। और फिर जब वो टाइप करी थी मेरे दिमाग में आ गया ये सिलेक्शन हो गया इसका। तो आप देखिए, बच्चे अपने आप बताते हैं, अपने आप बच्चे बता रहे हैं। हरियाणा में TGT हो गया। जितनी खुशी एक स्टूडेंट को होती है ना, उतनी गुरु को भी होती है कि मैंने जिस बैच के लिए उन्होंने, भाई देखिए जब खरीदा था तो एक मन में था कि DSSB क्लियर कर ले, नहीं हो पाया, लेकिन उसी चीज़ से, उस पढ़ाई से हरियाणा निकाल लिया, हरियाणा TGT में सिलेक्शन हो गया। तो आप क्यों वेट कर रहे हो? आपका भी सिलेक्शन होगा, अब वेट मत करो। मैं आप लोगों को इसकी तैयारी, और इसके अलावा एक तो ये अंजलि है हमारी स्टूडेंट, दूसरी मेरी स्टूडेंट है ये पूनम। ये है मेरी स्टूडेंट पूनम रोहिला, और इसने भी जो है वो इसने भी बैच लिया। इसने स्पेशली बैच मुझसे कह के लिया था कि मैम मैं जो है ना ये हरियाणा के लिए ले रही हूँ। और 2022 में तब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। 2022 में जब इसने लिया तब तो DSSB का भी जो है वो नहीं आया था, बट इसने लिया ही बैच हरियाणा के लिए था। 2023 में पेपर हुआ और फाइनली जो है वो हरियाणा में आधा TGT हो गई। ये जो आपको फोटो मेरे पीछे दिख रही है इसकी, ये है। और इसकी जो है पूनम रोहिला नाम है इसका, पूनम रोहिला इसका नाम है। और इसने जो है हरियाणा TGT में इसने कहा मैम मैंने ना बिल्कुल एक उम्मीद सी छोड़ दी थी कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा था मैं अपनी साइड भी स्विच कर लूँ, लेकिन भैया फिर भी मैंने कोशिश करती रही। और मैं कह रही हूँ ना 22 में इसने जो है मेरे यहाँ पे DSSB का बैच लिया था, और लिया DSSB का क्योंकि सेम सिलेबस था हरियाणा का और इसका, और उसी से इसने हरियाणा निकाल। आज हमारे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक और जगह तो हमारे स्टूडेंट्स थे, EMRS में है, KVS में हो गए, बिहार में है, बहुत सारे बिहार में है, EMRS में, KVS में, NVS में, और जो है राजस्थान में। अभी तक जो नहीं था वो हरियाणा में। अब हरियाणा में भी जो है स्टूडेंट्स मेरे हो गए, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। इफ दे कैन व्हाई कांट यू? तो भाई ये जो है ये खूबसूरत हंसते हुए चेहरे आपके नेक्स्ट आपके भी हो सकते हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि भाई आपको क्या करना है। एक अच्छा जो है वो आपके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा ये अब आपको चुनना है। क्या प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ये है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप आके मेरे को बता के गए हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया। स्टूडेंट्स जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना, कोई याद भी नहीं रखता, मगर मेरे स्टूडेंट्स याद रखते हैं क्योंकि वो उस बात को वैल्यू देते हैं कि इसने हम पर कितनी मेहनत करी है। और जब हमारे पर मेहनत करिए तो इतना तो हमारा बताने का फर्ज तो जरूर बनता है। और हर स्टूडेंट ये कहता है मैम मिलके जरूर आपसे ना मिलने का, एक बार आपको गले लगाना, मिलना बहुत है, मिलने का बहुत मन है आपसे। तो ये जो चीज़ होती है ना, दैट्स व्हाट आई हैव अर्न्ड। तो भाई अब आप, डिसीजन इज़ योर्स, आप किस प्लेटफॉर्म पे खर्च करना चाहते हैं। हर प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन आपको चुनना है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अभी मैं ऐसे ही
चलिए अब मैं आप लोगों को जो मेरा आज का ये तो मेरे पूरा मैंने बताया, अपने खुशी बताई अपने स्टूडेंट्स की, उनके सिलेक्शन के बारे में बताया। अब आज मैं जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम गोथिक नॉवल या फिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ना रोमांस का पार्ट है, वेरी पॉपुलर फ्रॉम द 18वीं सेंचुरी में। 18वीं सेंचुरी से बहुत फेमस हुआ 1820s तक, 19th सेंचुरी तक। इट हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन फिक्शन आफ्टरवर्ड, लेकिन इसके बाद के फिक्शन पे भी इसका असर पड़ा है। एंड इज मच इंपॉर्टेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ द घोस्ट स्टोरी एंड द हॉरर स्टोरी। इसके बाद जो ये घोस्ट स्टोरीज आई या डरावनी स्टोरीज आई, उसमें भी हमें गोथिक फिक्शन देखने को मिलता है। गोथिक ना एक और उसके लिए भी यूज किया जाता है, आर्किटेक्चर के लिए गोथिक। और गोथिक का मतलब है ये 18वीं सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक बहुत फेमस था, लेकिन उसका प्रभाव जो आपको घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज में भी देखने को मिलता है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें इस जॉनरा का देखने को मिलता है वो टोबियास स्मॉलेट का फर्डिनेंड काउंट फैथम में देखने को मिलता है। वेरी प्रोबेबली द फर्स्ट नॉवल। अभी तक आपने द कैसल ऑफ अट्रांटो होगा, वो प्योर जो है वो गोथिक है, लेकिन गोथिक के जो ट्रेसेस देखने को मिलते हैं वो टोबिया। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि इनमें से कौन से जो वर्क्स हैं उनमें गोथिक फिक्शन देखने को मिलता है। तो आपने कैसल ऑफ अट्रांटो पढ़ रखा है, मॉन्क पढ़ रखा है, फ्रैंकेनस्टीन पढ़ रखा है, लेकिन अगर टोबियास स्मॉलेट का नहीं पता आपको तो आप उसको नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो टोबियास स्मॉलेट के फर्डिनेंड काउंट फैथम में अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है किसका? गोथिक फिक्शन का। A form that newly developed to propose terror and cruelty as its main theme। कि ना इन्होंने फर्डिनेंड काउंट फैथम में जो नई नई तब वो टेक्निक आ रही थी टेरर एंड क्रूएल्टी की, वो उन्होंने इसमें यूज करी है। मच बेटर नोन देन दिस इज हॉरिस वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रांटो। फिर उसके बाद जो जो जिसको बारे में सब जानते हैं वो है कैसल ऑफ ओट्रांटो। ये जो गोथिक फिक्शन होता है ना, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सुपरनैचुरल एंड हैव ऑल मोस्ट ऑफ द नाउ फेमिलियर टोपोग्राफी, साइट्स, प्रॉप्स, प्रेजेंस एंड हैपनिंग्स। इसमें ना जो एनवायरनमेंट होता है वो सुपरनैचुरल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि डार्क जो है वो कैसल होगी, वो भूत प्रेत पिशाच ये सब इसके अंदर होंगे, प्रॉप्स होते हैं, टोपोग्राफी, सब कुछ जो है ना वो बहुत ही सुपरनैचुरल जो है इफेक्ट देती है। मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन, द ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोजेनिटर of scores of horror films and science fiction। मैरी शेले का जो फ्रैंकेनस्टीन है वो गोथिक फिक्शन में आता है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेनिटर। किस चीज का? ये अभी बीपीएससी में पूछा भी गया था। प्रोजेनिटर है किसका? हॉरर फिल्म्स एंड साइंस का। इसे साइंस फिक्शन का प्रीकर्सर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो गॉडविन का है, सेला विलियम्स जो है, उसको भी गोथिक माना जाता है। इट हैज ऑल्सो सम ट्रेसेस ऑफ गोथिक फिक्शन, लेकिन इसको एक प्रोपागेंडा नॉवल भी माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन जरूर करिएगा कि इसे प्रोपागेंडा नॉवल भी माना जाता है। बीपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो आप याद रखिएगा, सेलेब विलियम्स को प्रोपागेंडा नॉवल भी माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी सबसे पहले ये टर्म जो है जूलिया क्रिस्तेवा ने दी थी। इंटरटेक्सुअलिटी के बारे में इसे समझिएगा, इंटरटेक्सुअलिटी होती क्या है। इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब पहले यहां से देखिएगा, जूलिया क्रिस्तेवा का द्वारा इंटरटेक्सुअलिटी जो टर्म कॉइन की गई थी 1966 में, उन्होंने ये कहा था कि हर टेक्स्ट जो होता है ना वो अन्य टेक्स्ट पर निर्भर करता है और जो उससे पहले लिखे गए हैं। उनका ये कहना था कि दैट अ लिटरेरी टेक्स्ट इज नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिना, कि जब भी कोई चीज लिख रहा है ना तो वो ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार लिखी है या बिल्कुल अलग लिखी है, but is made up of a mosaic of quotation and that any text is the absorption and transformation of another। उनका ये कहना था कि हर टेक्स्ट जो होता है ना कहीं से कोई चीज लेता है। अब मैं इसको एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। आप सभी ने हैमलेट का नाम सुन रखा है। हैमलेट का अब इंटरटेक्सुअलिटी का एग्जांपल ऐसे समझिए कि हैमलेट से आपने टॉम स्टॉपर्ट का रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन आर डेड, ये भी सुना होगा। अब हैमलेट में ये एक माइनर कैरेक्टर्स थे, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन, लेकिन टॉम स्टॉपर्ट का जो नॉवल है वर्क उसमें इनको लिया गया है। तो ये इंटरटेक्सुअलिटी है। द पर्सन विल अंडरस्टैंड, अगर उसको तभी पता होगा जब उसने हैमलेट पढ़ा हुआ होगा और उसे इस कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा। तो दिस इज वी कॉल्ड कि इसमें जो है इंटरटेक्सुअलिटी है।
ठीक है, उसके बाद अगर आपने हैरी पॉटर है तो इंटरटेक्चुअलिटी है कि उसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो है वो रेफरेंस देखने को मिलता है। या आप ये देखिए, इंटरटेक्चुअलिटी का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने बाइबल को, टेक्स्ट को सैटर्न के पर्सपेक्टिव से बताया है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी। सैटर्न के पर्सपेक्टिव से बाइबल को बताया, लिया तो बाइबल को है ना, टेक्स्ट किसका है, बाइबल का, लेकिन उसे किसके पर्सपेक्टिव से बताया, सैटर्न के पर्सपेक्टिव से, एंड दैट इज वी कॉल इंटरटेक्चुअलिटी। कुछ इंटरटेक्चुअलिटी होती हैं जैसे जो जानबूझ के की जाती हैं, कुछ एक्सीडेंटल हो जाती हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, लेकिन मतलब बिना सोचे समझे जो है ऑथर का वर्क उसको रिफ्लेक्ट करता है, कहीं उसने पढ़ रखा होता है लेकिन उसमें हमें उसकी झलक देखने को मिलती है। तो दैट इज वी कॉल इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी मीन्स कि अब जो टेक्स्ट लिखा गया है उससे पहले के टेक्स्ट का असर जो है उसमें दिखना, दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। जैसे मैंने अभी आपको मिल्टन का एग्जाम्पल दिया, टॉम स्टैफर्ड का इसका एग्जाम्पल दिया, और हैरी पॉटर का एग्जाम्पल दिया। दीज आर कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। ये टर्म जूलिया क्रिस्तेवा के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि हर टेक्स्ट में अपने से पहले आने वाले टेक्स्ट का एक झलक देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट ना अपने आप में अकेला नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाट इंटरटेक्चुअलिटी। नेक्स्ट इज, एक ये टर्म आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार सुनी हो, लेकिन जो मेरे DSSB के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुन रखी है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले लुकिंग थ्रू द जो है जो लुइस कैरल का ये वर्क है उसमें मैंने आपको ये बताया भी है इसमें थ्रू द लुकिंग ग्लास। थ्रू द लुकिंग क्लास में जैबरवॉकी पोएम के बारे में बताया। जैबरवॉकी है क्या, मतलब होता है नॉनसेंस, एक अनइंटेलिजिबल स्पीच और राइटिंग, एक ऐसी स्पीच या एक ऐसा लिखने का तरीका जिसके बारे में जो समझना बहुत नॉनसेंस हो, बिल्कुल नॉनसेंस। At its worst is degenerate into whimsy, that apparently incredible cancer of English humor. Lewis Carroll invented the Jabberwocky, and Lewis, ये जो टर्म है Lewis Carroll ने कहा दी थी, और किसमें उन्होंने थ्रू द लुकिंग ग्लास में एलिस को एक पोएम मिलती है और वो उसे मिरर के सामने रख के पढ़ती है, वो उल्टी लिखी होती है। तो जैबरवॉकी, जैबरवॉकी वर्ड का मतलब ही होता है नॉनसेंस। दिस वाज गिवन, दिस टर्म वाज गिवन बाय ल्यूइस कैरल और थ्रू द लुकिंग ग्लास में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मीटर। मीटर का मतलब होता है कहाँ आवाज उठती है, कहाँ आवाज गिरती है। एक उसमें एक लाइन में कितने सिलेबल्स होते हैं, उतने जो है जो एक लाइन में कितने स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, उनसे मीटर बनता है। अब सबसे पहले आप आयम्बिक देखो। आयम्बिक जो होता है ना, ये यहां से मैं आपको समझाती हूँ। देखो आयम्बिक जो होता है, आयम्बिक का है यहां से ये इसको कर नहीं पाए हैं, इसको वैसा नहीं कर पाया ना जैसा होना चाहिए, बन नहीं पाया। देखिए जो आयम्बिक मीटर है, आयम्बिक में पहला जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस, ये आयम्बिक है। ट्रोचेक इसका उल्टा होता है, क्या होता है, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। जो एनापेस्टिक होता है, एनापेस्टिक में अगर आप लेंगे तो एनापेस्टिक का होता है दो अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। एनापेस्टिक के बाद डेक्टाइलिक इसका उल्टा होता है, वन स्ट्रेस दो अनस्ट्रेस जो होते हैं वो होता है, दैट इज डेक्टाइलिक। जो स्पॉन्डिक होता है दैट इज, स्पॉन्डी जो होता है दैट इज दो स्ट्रेस सिलेबल्स, और जो पियनिक होता है वो होता है वन स्ट्रेस्ड एंड थ्री अनस्ट्रेस सिलेबल्स। ठीक है, ये जो है इसको पियनिक कहा जाता है। तो किसी भी उसमें जब एक लाइन में अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे मीटर कहा जाता है। सबसे पहले आपका आयम्बिक है, वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, इसका उल्टा है ट्रोची। फिर उसके बाद आता है एनापेस्टिक, दो अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस, उसका उल्टा है डेक्टाइलिक, स्पॉन्डी दो, पायरिक होता है दो अनस्ट्रेस्ड, पायरिक इसमें नहीं है, पियनिक है, पायरिक होता है दो अनस्ट्रेस्ड। तो दैट इज, आज मैंने ये चार लिटरेरी टर्म्स, छोटी सी लिटरेरी टर्म्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है, कहाँ कब कैसे काम आ जाए
कुछ नहीं पता। और मैं आप जरूर ये कहना चाहूंगी कि इफ यू वांट सक्सेस, मैनिफेस्ट, और उसके साथ मेहनत करिए, उसके साथ सही जगह ढूंढिए, सही स्टडी मटेरियल ढूंढिए, सही लोग ढूंढिए पढ़ने के लिए, देन ऑब्वियसली यू विल गेट सक्सेस।